तो ये कहानी है हमारे जाबाज योद्धा लिली की, जिसका बचपन से सपना रहा है कि अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करके द ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर बना जाए। जनरेशन बाय जनरेशन कभी भी कोई भी इनके क्लैन का बंदा इस ब्लड लाइन की पावर को अवेकन नहीं कर पाया। हर किसी ने टेस्ट दिया, लेकिन ज्यादातर लोग फेल होते रहे और बीते 6 से 7 जनरेशन से लेकर आज तक कोई भी इस पावर को अवेकन नहीं कर पाया। लेकिन जो चीज इस दोंगा को सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो ये कि इस कहानी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन तो है 90% से ज्यादा ये वर्ल्ड मैजिक पे डिपेंड करती है, यानी कि मैजिकल क्रिएचर, फैंटेसी, मैजिकल बीस्ट, हर एक चीज बस मैजिक से रिलेटेड है। अगर तुम लोग थ्रोन ऑफ स्टील के फैन रहे हो और हाउचन के वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट तुम्हें पसंद आया, यहाँ पर मैजिकल बीस्ट से लेकर कल्टीवेशन से ज्यादा मार्शल एबिलिटीज से लेकर जो ट्रेजर्स है उनके महत्व को ज्यादा दिखाया गया है, तो आई वेट ये सीरीज पर तुम्हारे लिए बनी है। गाइस, जिस टाइम पे ये रिलीज हुआ है ना, तो मैं थ्रोन ऑफ स्टील की कमी ये ज्यादा महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर हाउचन से काफी ज्यादा रिलेट करता है। उसे भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए, अपने क्लैन के लिए कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है और कैसे रातों रात हमारे मेन कैरेक्टर लिली की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, यही चीज हम इस कहानी में देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग एनिमेशन से लेकर जो इसकी स्टोरी है और जो साइड कैरेक्टर है उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये तुम्हारा दिल छू लेगी और बाय द एंड ऑफ द सीजन तुम भी इस दोंगा के बहुत बड़े वाले फैन बन जाओगे। नहीं है यकीन? चलो शर्त लगाते हैं, इसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर वॉइस बताती है कि ये जो युआन कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि इसके अंदर 3 बहुत ही बड़े बड़े डेंजर जोन्स मौजूद है, पर उसमें हम बाद में जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ 4 बहुत ही ग्रेट एम्पायर्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विशालकाय है और कहानी में कैसे ये इम्पैक्ट डालती है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन पश्चिम की ओर की बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ द ग्रेट 2 अलायंस मौजूद है, एक ऐसी अलायंस की जिनके बीच में हमेशा ना 36 का आंकड़ा चलता रहता है और इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सास बहू के ड्रामे से भी कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है। और जब दोनों आपस में भिड़ते हैं तो दोनों ओर के ही मैजिशियंस और जो वॉरियर्स होते हैं वो पूरे बैटल एरिना को ना डोमिनेट करते हैं। हर बार इनके बीच वॉर होती है और इस वॉर का अंजाम ये होता है कि या तो कोई नेशन खड़ा होता है या फिर वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। लेकिन कहानी कभी रुकती नहीं। इस पूरे के पूरे युआन कॉन्टिनेंट का बस एक ही रूल है कि जो ताकतवर है वही सरवाइव करेगा, और यही इनका इटर्नल आयरन लॉ बन के रह चुका है। जैसा कि सदियों से कोई भी वॉरियर, कोई भी एम्पायर, कोई भी इंसान बदल नहीं पाया। बस फिर क्या, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आते हैं मेन कहानी पर, और ये कहानी शुरू होती है बारुच क्लैन से, जो कि लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। हालत इनकी बिल्कुल खस्ता है, लेकिन इरादे बहुत ही ज्यादा अटल और मजबूत, और इसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा मेन कैरेक्टर, यानी कि इस पूरी की पूरी कहानी का प्रोटैगनिस्ट। जहाँ ऐसे काले अंधेरे मौसम में जब बरसात बिल्कुल अपने उफान पे थी, चारों ओर यहाँ पानी और कीचड़ पूरी तरीके से लटपट हुए रास्ते में अपना प्रोटैगनिस्ट खड़ा था, जिसका नाम लिली ब्रुच है। नाम पे मत जाना, काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ लिली जो कि फाइट कर रहा था और उसके जो दोस्त है वो उससे कहने लगते हैं कि कम ऑन लिली, तुम्हें यह सबक सिखाना ही होगा, इन आउटसाइडर्स को दिखा दो कि हम क्या चीज है। इन्हें बता दो कि टाउन के मर्चेंट्स की ऐसी भी कोई खास बात नहीं कि इनके सामने हर कोई अपना सिर झुकाएगा। अब यहाँ पे लैंडी का सामना एक मोटे से बंदे से हो जाता है, जहाँ दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो सैड गाय था ना, ये उसे बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। इतनी बेरहमी के साथ मारता है, मार के से अधमरा कर देता है, फिर इसकी छाती के ऊपर बैठ करना दे मुक्का मुक्के पे मार के इसे पूरी तरीके से बेहोश ऑलमोस्ट कर ही दिया था। लेकिन जैसे
जैसे ये अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ से जाने लगता है तभी इस मोटे लड़के का यंग मास्टर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो बारिश क्लैन के एल्डेस्ट सन, हाँ इतना ज्यादा कमजोर। तभी लाइनली वापस से खड़ा हो जाता है और इसे देखते साथ ही इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और भाई साहब यहाँ पे लाइनली जो कि तुम्हें देखने में हाउशन की याद दिला देगा, वो यहाँ पर इसे बहुत मुक्के मारता है, लेकिन इस मोटे का तोंद इतना ज्यादा मोटा है कि कोई सर की ही नहीं पड़ता। गेंडे जैसी चमड़ी है इसकी। पर तभी लाइनली स्माइल करता है और फिर अपनी सारी पावर्स को गैदर करते हुए एक जोरदार पाम अटैक उसके पेट में करता है, जिससे ये काफी दूर जा गिरता है। और जो मार्शल आर्ट स्किल्स लाइनली दिखाता है ना, यहाँ पे इस मोटे के वो छक्के छुड़ा देता है। अब इस मोटे लड़के का जो यंग मास्टर है ना, इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि लाइनली मैं तुमसे बाद में खेलने आऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे जाना है और ये जो एप्पल्स है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। लाइनली इन सारे फलों को अपने दोस्तों में बांट देता है और तभी मौसम भी साफ हो चुका था। साफ इरादे सच्चे दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लाइनली आसमान की ओर देखते हुए ठान लेता है और कहता है कि मुझे हर हाल में आज के इस टेस्ट को पास करना ही है और हर हाल में मुझे एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना ही होगा अगर मुझे मेरे क्लैन को बचाना है। तो अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर प्रोटैगनिस्ट के फादर यानी कि हमारे लाइनली के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ उनका एक सर्वेंट आके कहने लगता है कि चीफ क्या आप अभी भी परेशान हैं? जिस पे बारिश क्लैन का लीडर कहने लगता है कि जो ब्लड वॉरियर बनने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब होगा और इतने सारे जनरेशन गुजर जाने के बाद भी हमने एक भी ब्लड वॉरियर को यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया। ऐसे के साथ अब हमें यहाँ इनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि असल में इनका नाम हॉग बारूश है, जो कि इस वूशन टाउन के लॉर्ड हैं। यहाँ पे जो मिस्टर हॉग है वो काफी ज्यादा परेशान थे और यहाँ रिग्रेट करते हुए कहने लगते हैं कि मैं दूसरे से क्या उम्मीद रखूं, मैं खुद एक रैंक 6 का वॉरियर हूँ। तभी यहाँ पे इसका जो बटलर होता है वो कहने लगता है कि लेकिन हमारे यंग मास्टर की तो बात ही कुछ और है ना। तभी यहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि लिली ब्रिज अंदर आता है और यहाँ उसके ड्रीम के बारे में हमें बताया जाता है और उसका बचपन से यही सपना रहा है कि उसे आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल ब्लड वॉरियर बनना है। अब यहाँ हॉग ब्रिज कहने लगता है कि चाहे मुझे उसका फादर होने के तौर पर या फिर ब्रिज क्लैन का मेंबर होने के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ये सपना पूरा हो। आफ्टर ऑल ये हमारे पूरे क्लैन का ही एक बहुत बड़ा सपना रहा है। अब तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर ब्रिज क्लैन और ये जो ड्रैगन ब्लड वॉरियर है इनके बीच का कनेक्शन क्या है। तो हमें बताया जाता है कि असल में जो ब्रिज क्लैन है ये एक एंशिएंट क्लैन है जिसके पास नोबल ब्लड लाइन है, वो भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की। और कहा यह भी जाता है कि जो लेजेंडरी अज़ोर ड्रैगन डिवाइन बीस्ट है ना, ये ब्लड लाइन की ताकत उससे आती है। और यूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब साल 4560 चल रहा था तब हमारे ब्रिज क्लैन का पहला वो गंदा पीरियड हुआ था जिसने कि इस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले ब्लड को इनहेरिट किया और फिर उसने अपनी ताकत का यूज करके एक सेंट लेवल के ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और फिर उसका काम तमाम करते साथ ही उसने उसी के आधार पर हमारे इस ब्रिज क्लैन की स्थापना की। जिसके बाद बारी आती है बारूश क्लैन के सेकंड ड्रैगन ब्लड वॉरियर की जिसका नाम रेयान बारूच है और जिसने जब इस ताकत को हासिल किया, उस ब्लड लाइन को इनहेरिट किया, तो उसने पूरे के पूरे माउंटेन रेंज में जितने भी मैजिकल बीस्ट थे उन सभी का सफाया कर दिया। अब बारी आती है हेजर्ड बारूच की जिसने की होली अलायंस में डार्क अलायंस के लिए सालों तक इनका साथ देता रहा और वो इनके लिए फाइट करता रहा और जैसे यहीं पर हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन को जैसे फुल स्टॉप लग गया और अब रिसेंट के सालों में और जो रिसेंट के जनरेशन रहे हैं तब से लेकर आज तक कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर प्रोड्यूस नहीं हुआ और यही से हमारा क्लैन अपनी पुरानी इज्जत, अपने पुराने ग्लोरियस टाइम को खोने लगा और बिल्कुल एक जगह पे सिमट के रह गया। अब तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और इस वक्त बारिश क्लैन का 186वां जनरेशन चल रहा है और इनका जो एल्डेस्ट सन जिसका नाम लिली बारूश है वो अपने क्लैन के लिए इस ड्रैगन ब्लड टेस्ट को देने जा रहा है, जिसके बाद अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो फाइनली अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की जो पावर्स है उन्हें इनहेरिट करते हुए एक ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर बन जाएगा। इसी के साथ उसका फादर उसे ब्लेसिंग्स देते हुए अपने एंसेस्टर की तरफ से भी ब्लेसिंग्स की दुआ कहता है और फिर कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारा ये सफर तुम्हारे लिए कामयाबी के वो दरवाजे खोल दें जैसे कि आज तक हमारी जनरेशन
जनरेशन में किसी के लिए खोला नहीं गया। अब ड्रैगन ब्लड टेस्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पे जो क्लैन का हेड है वो यहाँ पर एक स्टोन को उस थ्रोन के पास लगा देता है, जिससे एक टेरिफाइंग सी रोशनी निकलती है और ये जो एनर्जी थी ना वो यहाँ पर एक गोल्डन लाइट को कास्ट करती है, जिसके अंदर से एक जेड स्टिक बाहर आती है। जिसे देखकर तो सबसे पहले लैले थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर वो अपना थोड़ा सा ब्लड इस जेड स्टिक में डाल देता है, जिससे अब फाइनली ये टेस्ट शुरू हो जाता है। उसका ब्लड जैसे ये स्टिक अब्सॉर्ब करती है ना, तो इसके अंदर उसे एक अज़ोर ड्रैगन का पैटर्न नजर आता है और यहाँ इसके हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तभी यहाँ पर चारों ओर गोल्डन रोशनी छा जाती है। उसका फादर भी यहाँ पर अपने मुट्ठी को टाइट करते हुए बहुत ही पेशेंस के साथ इस सारे प्रोसेस को देख रहा था, लेकिन अचानक से पूरा ये जो जगह था ये गोल्डन एनर्जी से फिल्ड हो जाता है और सामने बस यहाँ पे वो जेड स्टिक मौजूद था। अब जैसे लिली उसे टच करने जाता है तभी उसका फादर रोक देता है और ये जो स्टिक थी ये यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है। लिली समझ आता है कि वो फेल हो गया। तभी उसका फादर उसे थोड़ी सी सांत्वना देते हुए कहने लगता है कि फिक्र मत करो, तुम कोई नए इंसान नहीं हो। इससे पहले की जनरेशन में भी कोई भी इसे अवेकन कर ही नहीं पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब बस किस्मत का खेल है। तभी यहाँ पे दरवाजे पे एक बंदा दस्तक देता है। वो कहने लगता है कि फाइनली ब्रदर होंग, अब तो मुझे लगता है कि तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम इस द फियर्स लाइन स्टोन स्कल्पचर को अब तुम बेचने वाले हो। हाँ, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बंदा असल में एक मर्चेंट है जो कि यहाँ पे शहर में काफी ज्यादा फेमस है और ये जो स्कल्पचर है ना, ये जो ड्रैगन स्टोन है, इसके पीछे ये हाथ धो के पड़ा हुआ है। अब तभी यहाँ जो लिली है उससे उसका फादर कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हम बाद में बात करेंगे। लिली यहाँ पे समझ आता है कि ये बंदा वापस से हमारे क्लैन की इतनी इम्पोर्टेंट चीज को बाई करने के लिए आया है, जिसके चलते इसे गुस्सा भी आता है और फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ऐसे ही रात हो जाती है और ये जो नेगोशिएशन है ये काफी अरसे तक चलता रहता है और बार बार मर्चेंट फिलो से यही कहता है कि यार तुम्हारी क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन कर रही है, तो क्यों जमा करना है, ऐसे भंगार को फेंक दो। मैं तो कह रहा हूँ ठीक ठाक दाम में मैं ले लूंगा, तो बेहतर यही होगा कि वक्त रहते दे दो, इससे पहले कि इसकी चमक फीकी पड़ जाए और मेरा इरादा बदल जाए। हाँ, तभी उसका छोटा भाई से मिलने आता है और वो उसे बताने लगता है कि मैंने देखा कि फादर और वो जो बैड फिल अंकल है ना, वो अभी भी उस स्टोन स्कल्पचर को मूव करने के पर बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो कुछ स्टैचूज को भी उसे दे दिया और वो सारे ना मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। अब ये सुनकर तो उसका भाई उसे कहने लगता है कि चिंता मत कर, हमारे फादर की कुछ मजबूरी है और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम उनके इस बर्डन को ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे उसका छोटा भाई उसके हाथ को ना बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहने लगता है कि चलो ना फिर हम ना फादर के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, उनका जो पेंशन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। हाँ, हम ना उस एंसेस्ट्रल हाउस में जाके छिप जाएंगे, फिर वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। सोचो कितना मजा आएगा। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्लेसेस का नाम सुनते साथ ही यहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहने लगता है कि वहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि अब तक साफ नहीं किया गया, मुझे तो उन्हें देखना भी है। अब तभी वो यहाँ अपने छोटे भाई वॉटम से कहने लगता है कि जाओ जाके अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, ठीक है, और मैं वादा करता हूँ मैं ना तुमसे कल सुबह जरूर खेलूंगा, ठीक है। जस्ट उसका भाई मान जाता है और तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें एंसेस्ट्रल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली पहुँच चुका था और यहाँ पे घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजा खोलते साथ ही वो यहाँ पे एक अजीब सी जो स्मेल थी उसे वो फील कर पाता है, जिसके चलते उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर आते साथ ही उसका स्वागत बहुत सी धूल से होता है, कुछ टूटे फूटे फर्नीचर से। लेकिन जैसे वो यहाँ पर कुछ खोजबीन करता है तो अचानक से एक बड़ा सा बॉक्स आके गिरता है और तभी एक बहुत अजीब सी पेंटिंग इसके ऊपर गिरने वाली थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे लिली का जो फादर है वो यहाँ अपने बटलर से पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर वो बताने लगता है कि इस वक्त हमारे जो ओल्ड ईस्ट है वहाँ गए हैं, यानी कि एंसेस्टर हाउस में। जब उसका फादर कहने लगता है कि उससे कहो कि मुझे उससे मिलना है क्योंकि मुझे उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना है, जिस पे बटलर उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली कबाड़ में खजाने की तलाश में लगातार यहाँ वहाँ हर एक चीज को देखता जाता है। अब इसकी नजर उस पेंटिंग पे जाती है, तभी उसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि गोल्डन कलर के लग रहे थे। तो उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई न कोई काम की चीज होगी, लेकिन जब वो उस अलमारी को खोलता है तो कुछ खास मिलता नहीं, जिसके चलते गुस्से के मारे वो उसे एक घूंसा मारता है। तो ये अलमारी सीधा उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सही मौका रहते वो यहाँ से डॉज कर जाता है और उसके सामने
आती है एक लुढ़कती हुई रिंग जो कि काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। तो गाइस तैयार हो जाओ क्योंकि यहीं से रोमांच के सफर की शुरुआत होने वाली है। लेस्ली उस रिंग को उठाता है और देखता है और कहता है कि आखिर ये कैसी रिंग है, आखिर इसके ऊपर ये चीज बनी तो बनी क्या है, आखिर ये है क्या। बहुत गौर से देखने के बाद इसे पता चलता है कि ये तो एक ड्रैगन है जिसे कि जैसे इस रिंग के ऊपर लपेटा गया है, यानी कि कॉइल्ड ड्रैगन। अब इस रिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट भी लिखे थे लेकिन फिलहाल लिली इसे समझ नहीं पाता। वो कहता है कि शायद मुझे इसकी ठीक ठाक कीमत मिल जाए। तभी यहाँ बटलर की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि यंग मास्टर लिली आपको आपके फादर ने बुलाया है। लिली उसके फादर के पास जाता है। उसका फादर उसे देखते कहते कहने लगता है कि हमारे क्लाइंट के जो मैटर्स है उन पे तुम ज्यादा ध्यान न दो, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ और जो कि हमारे ब्लड लाइन से रिलेट करता है। और मेरे बच्चे वो बात ये है कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है ना उसे हम लोग इनहेरिट करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी ऑर्डिनरी ब्लड लाइन नहीं है कि जिसे तुम ट्रेनिंग के जरिए से इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कोई ऑर्डिनरी जो बैटल की मैनुअल है उसका यूज करके तुम इसे इनहेरिट कर सकते हो। अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है तो हमें ड्रैगन ब्लड मैनुअल का यूज करना होगा और जो कि काफी ज्यादा टफ है। लेकिन तुम्हारी जो सर्टेन ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन है ना ये पूरी तरीके से एक्टिव नहीं और इनफ भी नहीं। उसका मतलब ये तभी लिली कहने लगता है कि मतलब ये कि मैं अपनी इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेनिंग भी कर लूं तो भी मैं बस एक 6th रैंक का वॉरियर ही बन सकता हूँ, है ना। जो सुन के फादर भी शॉक्ड था और कहता है कि तो मतलब तुम्हें इसके बारे में पता था, जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। और उसका फादर कहता है कि इसी के चलते तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर और यहाँ तक कि मैं हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया, लेकिन फिर भी हम बस एक रैंक 6 के वॉरियर तक ही सीमित रह गए। जिस पे लिली मायूस नहीं होता और ना ही कोई शिकायत करता है, बल्कि वो यहाँ पे अपने फादर से कहने लगता है ये चिंता मत कीजिए, अगर मैं एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा कि जिसके जरिए से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। हमारे बारिश क्लैन को फ्यूचर की जरूरत है और मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला, ये मेरा वादा है फादर। अब ये सुनकर उसका फादर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। जैसे हमें बारिश फैमिली का जो कमांडिंग गार्ड है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ सभी लोगों को ट्रेन करते हुए कहने लगता है कि आज तुम जितना पसीना बहाओगे फ्यूचर में तुम उतना ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे, सबके सब दौड़ते रहो, ट्रेन करते रहो। अब ऐसे ही वो लगातार इन सबको ट्रेन करना शुरू कर देता है। महीने बीतने लगते हैं और हमारा लिली लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। बड़ी बड़ी चीज को लिली अपने कंधों पे उठाना शुरू कर देता है और ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानता। यहाँ तक कि जो टास्क उसे दिन में दिए जाते ना वो उनसे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, जिसके चलते सभी लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुका है, ये ऑलरेडी अपने टास्क को कंप्लीट कर चुका है लेकिन फिर भी इतनी ठंड में ट्रेनिंग किए जा रहा है। इसी के साथ फाइनली वो दिन आ जाता है जब रैंक 1 वॉरियर का टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे वो जो चिमकांड था वो लड़का जो कि लिली के पीछे हाथ धो के पड़ा था, वो अपने उस मोटे दोस्त से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि चिमकांड ने यहाँ पे उस स्टोन को ना डायमंड स्टोन से बदल दिया है, यानी कि जहाँ पे पंच मारा जाता है वहाँ पे उसने एक बड़े से डायमंड के पीस को रख दिया है और उसका मानना यही था कि चाहे जो हो जाए लिली इसे तोड़ ही नहीं सकता और जब इसे वो तोड़ नहीं पाएगा तो वो रैंक 1 का वॉरियर कैसे बन पाएगा। यहाँ पर लिली पंच मारता है लेकिन बस उस स्टोन के ऊपर ना हल्का सा क्रैक आता है, जिसके चलते सभी लोग समझ आते हैं कि यार ये तो इसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इसने ऑलमोस्ट क्रैक कर दिया था। लेकिन पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये चीज लिली ने साबित कर दिया था। यहाँ उसने जो मुक्का मारा था ना उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली पूरा का पूरा स्टोन ही क्रैक कर जाता है। अब यहाँ के जो कमांडर थे वो समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे पहले कि वो लिली को पीछे हटाकर चेक करते लिली यहाँ पे हार नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे बारिश करने के लिए एक बार ट्राई करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी पावर्स को गैदर करते हुए एक और सीधा स्टोन के ऊपर दे मारता है और इस बार तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके चलते वो जो चिमकांड और उसका जो मोटा साथी था ना इसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ अब ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है कि हमारा लिली रैंक 1 का वॉरियर बन चुका है। तभी यहाँ पे वो चिमकांड आगे आते हुए कहने लगता है कि आखिर ये इस टेस्ट को कैसे पास कर सकता है। हाँ ये इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ, मुझे पूरा पता है इसने क्लैन के कुछ सीक्रेट मैनुअल्स का यूज किया होगा
होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये चिमगांड जिसका असली नाम जॉनी है, उसे यहाँ पे जो कमांडर है वो कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम चुप हो जाओ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लिली ने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, कितना ज्यादा वो मेहनती है, उसने लगन के साथ हर एक चीज को किया है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आंखें धोखा खा सकती है? हाँ, रही बात उस टेस्टिंग स्टोन की ना, तो मुझे उसे लेकर भी कुछ चेक करना है। मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर है। यहाँ पे ये सुनकर तो उसके साथ ही आते साथ ही जॉनी को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जॉनी है यानी कि ये चिमगांड वो चिल्लाते हुए कह रहा है कि लिली कान खोल के सुन ले, ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, तू कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे कमांडर हिलमैन तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि लिली ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि कैप्टन हिलमैन हमारी बात सुनिए, बहुत ही ज्यादा अनर्थ हो गया क्योंकि वेस्ट की तरफ मैजिकल बीस्ट एक के बाद एक अपीयर हो चुके हैं, सब कुछ अब chaos में है। अब तो मेयर है ना, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे कैप्टन हिलमैन कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो अब लिली का मैजिकल बीस्ट सुनते साथ ही इंटरेस्ट पे जाग जाता है। वो कहता है कि चल के तो देखना पड़ेगा। अब जैसे ही वो वेस्ट की ओर जाता है तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा क्योटिक माहौल नजर आता है। सबके सब उसे कह रहे थे कि यंग मास्टर यहाँ से चले जाओ, जो सुन के लिली समझ आता है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर आसमान में दो ड्रैगन तबाही मचा रहे थे। लगातार यहाँ चारों ओर वो आग की लपटें फैलाते हुए हर एक चीज को तबाह कर रहे थे। लिटरली कोई एक सिंगल पर्सन भी यहाँ से जिंदा निकल पाए ना तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ से हम देखते कि काफी सारे लोग ऑलरेडी पलायन कर चुके थे, लेकिन लिली जो कि इनकी मदद करने में बिजी था वो देख के पहचान लेता है कि ये तो एक 9 रैंक का मैजिकल बीस्ट है, जिसका मतलब ये है कि 6 रैंक का वॉरियर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। यहाँ पे हम एक 7 लेवल के वॉरियर लूथी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तभी यहाँ पे डेलॉन्ग नाम का बंदा अपनी जो स्टेल स्काई ब्लेड गार्ड नाम की टेक्निक है उसे अनलीश करता है और चला के सीधा यहाँ पे लूथी को मारता है जो कि उस ड्रैगन के ऊपर सवार था, और वो यहाँ पे अपने अर्थ गार्ड ईस्ट आर्मर को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ जितने भी सॉइल थी उससे एक आर्मर बन जाता है। और यहाँ जैसे ही जो डेलॉन्ग है अपने स्लैश अटैक को इसकी ओर मारता है तो यहाँ इसका आर्मर इसके अटैक को रोक लेता है। अब तभी यहाँ पर उस इम्पैक्ट के चलते दोनों काफी पीछे जा गए हैं। तभी यहाँ पे जो लाउडी था वो यहाँ पे अपने मीटियोर डिजाइन नाम की टेक्निक को यूज करता है, और जहाँ हम देखते हैं कि एक वॉर्टेक्स बनने लगता है जिसके ऊपर से काफी सारे जो मीटियोर बॉल्स होते हैं वो गिरने लगते हैं। तभी यहाँ पर उन सारे अटैक से जो डेलॉन्ग है वो बचते हुए कहने लगता है कि जो चीज मैं अचीव नहीं कर सकता ना वो तुम भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे जो फायर वॉल्स थे और ये जो मीटियोर थे ना ये यहाँ पे जो सिटी के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी होने लगते हैं। अब यहाँ पे लिली का जो छोटा भाई था ना वो लोगों की मदद करने में बिजी था। इस दौरान हमले कुछ ज्यादा ही तेज होने लगते हैं तो सभी लोग जो सिटी का इनर एरिया है वहाँ पर जाने के लिए सबको फोर्स करते हैं, लेकिन लिली का भाई ना पीछे ही रह जाता है और यहाँ एक एक करके काफी सारे मीटियोर्स गिरने लगते हैं और लिली अपने भाई को लगातार आवाजें देता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो मीटियोर्स के टुकड़े थे ना वो यहाँ पे इनके ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही मलबा हटता है हम देखते हैं कि सही मौके पर लिली ने अपने भाई को जैसे तैसे बचा लिया था, पर तब तक उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। यहाँ पे वो काफी ज्यादा रिग्रेट करता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ कि मैं अपने छोटे भाई तक को नहीं बचा पाया। इस दौरान एक बहुत बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर गिरने वाला था। लिली जैसे तैसे करके अपने भाई को घसीटते हुए सामने की ओर धक्का दे देता है और ये स्टोन इसे मसलने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके पास वो जो रिंग थी वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। वो ग्लो करते हुए एक बैरियर को बना देती है जो कि उस पूरे के पूरे पत्थर को होल्ड कर लेता है। ये देखकर लिली भी सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, एक भारी आवाज उस रिंग से जो कि कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने की मेरी नींद से मुझे जगाया। हाँ, किसके इतनी हिम्मत कि इस सेंट लेवल के आर्चमेज को जगाए। लेकिन लिली लड़खड़ाते उसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कहते साथ ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके सामने वही जो ड्रैगन कॉइल वाली रिंग थी वो फ्लोट कर रही थी और उसके आसपास 3 एलिमेंट्स घूम रहे थे यानी कि अर्थ, फायर और वाइंड। ये देखकर तो यहाँ पे ये जो सेंट लेवल का आर्चमेज है वो भी सरप्राइज हो जाता है। वोल्ड मैन कहता है कि क्या इसकी एलिमेंटल एफिनिटी इतनी ज्यादा हाई कैसे है? अगर इसने मेकर्स के पैथ को फॉलो किया तो फिर तो ये तबाही ला देगा। इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है कि कोई भी सोच नहीं सकता। तभी
यहाँ से ये जो मेगस ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे बटलर की आवाज आती है जो कि यह लिली और उसके भाई को आवाज देता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली लिली को होश आ जाता है और हम देख पाते हैं कि इसके हाथ में जो चोट लगी थी उससे भी क्या कर दिया गया है। अब बटलर उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर फाइनली आपको होश आ ही गया, पर चिंता मत कीजिए, जो यंग मास्टर वार्टन है वो भी बिल्कुल सही सलामत है। अब यहाँ से बटलर उसे आराम करने को कहता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन लिलिन के दिमाग में अभी भी वही सारे सवाल चल रहे थे कि जो उसने देखा इस रिंग से बाहर आते हुए, क्या वो बस उसका इल्यूशन था। अचानक से हम देखते हैं कि इस रिंग में हलचल होती है। यहाँ वही मेगस बाहर आता है जिससे देखकर लिली कहता है कि अरे ये तो वही ओल्ड ग्रैंडपा है, तो मतलब मेरा वो इल्यूशन नहीं था। यहाँ पे वो मेगस जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि लड़के, तुम्हारी जो ब्लड है ना उसने इस रिंग के पावर को अवेकन किया। सही मायने में ये एक ऐसा एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट है और मैं हूँ ग्रेट सेंट लेवल ग्रैंड मेगस, जैसे कि डेनिन कॉफर्ड भी कहा जाता। अब यह सुन रही था कि तभी लिली कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस छोटे से अंगूठी के अंदर क्या कर रहे हो। हाँ, ये कह रही था कि तभी ये ओल्ड मैन कहने लगता है कि अरे रे 5000 साल पुरानी उस शर्मनाक हरकत को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी शर्म आती है, अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन लड़के बात सुनो, मुझे ना तुम्हारी हड्डियों में कुछ अलग ही तिगड़म नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए बने हो, मतलब कि तुम मेरे ना मैजिक अप्रेंटिस बन सकते हो। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैजिकल फैंटेसी वाली दुनिया सब कुछ तुम देख पाओगे। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल। लिली हैरानी के साथ कहता है मैजिक, मतलब मैं वाकई में मैजिक सीख सकता हूँ। जस्ट ये मेगस एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि अरे तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर जो मैजिक पावर है ना वो बहुत ज्यादा प्योर है। पर एक मिनट, मुझे टेस्ट करना है कि क्या तुम मैजिक एलिमेंट्स और जो बाकी की चीजें इन्हें टेस्ट कर पाते हो। जस्ट लिली भी कंफ्यूज कर वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल तुम इस लाइट को ही ले लो, यहाँ काफी सारे डिफरेंट कलर के जो लाइट पार्टिकल्स हैं उसे सिर्फ एक माहिर मैजिशियन ही पूरी तरीके से सेंस कर सकता है, वो भी मेडिटेट करते दौरान। अरे एक मिनट, मैंने तो तुम्हें मेडिटेट करना सिखाया ही नहीं, तो चलो फिर हम पहले वही सीखते हैं। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और हेवन एंड अर्थ के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है उन्हें फील करो आराम से। शाबाश, अपनी आंखें बंद करो और ऐसे लंबी सांस लो। बहुत अच्छे। अब तुम धीरे धीरे एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे जहाँ चारों तरफ एनर्जी का फ्लो तुम्हें फील होगा। अब अचानक से यहाँ ये कुछ ज्यादा ही एनर्जी को फील कर लेता है, जिसके चलते जो मेगस है उसे ये चीज रोकनी पड़ती है और उसे लग रहा था कि शायद लिली कंफ्यूज हो चुका है और उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सडनली यहाँ पर वो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे अपने लिली को नजर आने लगती है। वो कहता है कि ये आखिर कहाँ से आ रही है। जो सुन के तो मेगस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम इन्हें देख पा रहे हो। लिली स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने बचपन से देख पा रहा हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि इस अर्थ में ना गोल्डन पार्टिकल्स हैं और जो फ्लेम है उसके अंदर रेड पार्टिकल्स हैं, और जब मैं हवा में देखता हूँ तो मुझे यहाँ ग्रीन पार्टिकल्स नजर आते हैं। ये सुनना ही था कि तभी यहाँ मेगस के होश उड़ जाते हैं, उसकी एक आँख फड़कने लगती है। वो कहने लगता है कि मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मैंने तुम्हारी मैजिक एलिमेंट को सेंस करने की एबिलिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। कैसा गलती हो सकती है मुझसे ये। नहीं, मैं इस मौके को जाने नहीं दे वाला। लड़के कान खोल के सुनो, आज से तुम मेरे मैजिक अप्रेंटिस हो, समझे। तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम आज से मेरे मैजिक अप्रेंटिस हो, ठीक है। मेरे मार्गदर्शन में तुम वो ऊंचाइयां हासिल करोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होता। अरे तुम तो ग्रैंड मेगस बनोगे, सब तुम्हारे पीछे से लाइन लगा देंगे और पूछेंगे कौन है तुम्हारा टीचर। अब तुम मेरा नाम बताओ यार, मेरा नाम क्या है। तभी यहाँ लिली कहता है ठीक है, अगर आप मुझे मैजिक सिखा सकते हो तो मुझे इश्यू नहीं। लिली का प्लान साफ था, अगर उसे मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीखने का मौका मिलता है तो फ्यूचर में नो डाउट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, दोनों की ट्रेनिंग ले सकता है और फिर चांसेस थे कि वो पावरफुल बन जाए। तो रात के समय डिनर टेबल पर लिन मास्टर डिलॉन के साथ मौजूद था। वो डिलॉन से धीरे से पूछ रहा था कि क्या आप श्योर
श्योर हो कि ये लोग आपको देख नहीं सकते? जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो सेक्रेट रेल्म लेवल पर पहुंच चुका हो, सिर्फ उसे ही मेरा प्रेजेंस महसूस होगा। उतने में लिन के फादर उसे बताने लगे कि मैंने सुना था फेनले सिटी में वॉरियर्स को भर्ती किया जा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर एडमिशन ले लो। तो लिन कहने लगा कि फादर, दरअसल मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ, लेकिन लॉर्ड ओशान ने तो इसके लिए तुरंत ही मना कर दिया। वो कह रहे थे कि कल्टीवेशन की पाथ को चेंज करना आसान नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पास मैजिक से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी इस तरह की फालतू जिद को पूरा नहीं करूँगा। जो सुनते साथ ही लिन मायूस हो गया। तो एल्डर डिलॉन उससे कहते कि बच्चे, अपना दिल छोटा मत करो, अब जैसे मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। अपने दोनों हाथ कैंडल के पास होल्ड करके फायर एलिमेंट को सेंस करो। यहाँ पर तुम्हें अपने माइंड की एनर्जी को फोकस रखकर उस फ्लेम को सेंटर में लाना होगा। तो लिन ने भी वही किया, और थोड़ी देर में उस हल्की सी कैंडल से वहाँ पर फायर का जोरदार एक्सप्लोजन कर देता है। जो देख उसके फादर हैरान होकर उससे पूछने लगे कि लिन, तुम ये कैसे कर पाए? वहीं पर वॉर्टन खुश होकर बता रहा था कि मेरे भाई ने तो कैंडल की लाइट का गुब्बारा बना दिया। साथ ही मास्टर डिलॉन भी उसे प्रेज करते हुए बताने लगे कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए लिन भी अपने फादर को कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैं फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मगर उसके फादर अभी भी सोच रहे थे कि लिन को किस पाथ पर चलने दिया जाए। साथ ही स्टीवर्ड उन्हें बताते हैं कि मेज अकेडमीज में एडमिशन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उनके स्टैंडर्ड मीट करने में कई सारे बच्चे फेल हो जाते। साथ ही उनकी ट्यूशन फीस इतनी हायर है कि हमें अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक तरीके से सोच लीजिए। जिस पर ओशान बताने लगे कि वो भी मेरे जैसी ड्रैगन ब्लड एग्जाम में फेल हो गया। अब अगर वो कड़ी मेहनत भी करे तो मेरे जैसे सिर्फ छठी लेवल वाला वॉरियर बनेगा, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कितना ज्यादा डीमोटिवेटिंग है। इसलिए वो लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मैजिक का रियल टैलेंट है तो हम जरूर से कोशिश करेंगे। तो लिन उनसे कहता है कि फादर, मैं हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ जाकर मुझे काफी अच्छे से रिसोर्सेस मिले। जिस पर ओशान कहते हैं कि यूलान कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई सारी अकेडमीज हैं, लेकिन अगर टॉप मैजिक अकेडमीज की बात की जाए तो अर्न्स्ट अकेडमी ही सबसे नंबर 1 पर आती। वहाँ पर ढेर सारे रिसोर्सेस और पावरफुल टीचर्स हैं, मगर वहाँ पर एडमिशन मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए श्योर हो? जिस पर लिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ में जवाब दिया। तो अब अगले ही दिन से वो मैजिक की बेसिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। सेंट डिलॉनो से बता रहे थे कि मैजिक सीखने से पहले तुम्हें मैजिकल एलिमेंट को गैदर करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी माइंड पावर का यूज करके उन्हें शेप देकर उनका एक फॉर्म बनाना है, और इस तरह से लिन ने अर्थ लैंसेस को क्रिएट करना सीख लिया। वो अर्थ एलिमेंट का यूज करके उन्हें अपनी माइंड पावर से स्पाइक जैसा शेप दे रहा था। मास्टर से बताते हैं कि छोटा सा अर्थ स्पाइक बनाना भी किसी कामयाबी से कम नहीं, मगर बस एक ही स्पाइक बनाने से लिन काफी ज्यादा थक चुका था। तो मास्टर्स की हालत देखते हुए कहने लगे कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी हो जाएगी। मगर लिन वहीं पर नहीं रुकता। उसने अपनी अर्थ एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जमीन पर बहुत बड़ा क्रैक बना दिया, और इसी वजह से बिल में छुपा हुआ शैडो माउस इनके सामने अपीयर हो जाता है। लिन ने उसे डिस्टर्ब किया था, इसलिए वो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर लिन मास्टर से पूछने लगा कि अब ये कौन सी नई चीज है। तो मास्टर दीवार के पीछे छुपकर उसे बताने लगे कि ये कौन है, ये सब छोड़कर पहला यहाँ आ जाओ, वरना ये शैडो माउस तुम पर अटैक कर देगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शैडो माउस ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो लिन यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके सामने अर्थ स्पाइक क्रिएट कर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके बाद वो भी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। दरअसल लिन ने इतनी पैनिक सिचुएशन में भी अपनी पावर का यूज किया था, जो देख मास्टर डिलॉन के दिमाग में एक आइडिया आ गई। इस शैडो माउस का यूज करके
वो लिन को और तेजी के साथ ट्रेन करा सकते थे। तो लिन को बताने लगे कि शैडो माउस एक मैजिकल बीस्ट है, इसके पास गजब की स्पीड और चौथी लेवल वाले मैजिशियंस की पावर है। अगर मैजिकल बीस्ट कंपेनियन बन जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल मास्टर डिलॉन ने इस तरह से शैडो माउस की तारीफें की थी कि लिन भी उस माउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राजी हो जाता है। मास्टर डिलॉन से बता रहे थे कि अगर तुम्हें इसे अपना पेट बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट मैजिक सर्कल फॉर्म करना सीखना पड़ेगा। जिस पर लिन कह रहा था धस तेरी की, इसके लिए तो मुझे 7वीं लेवल पर पहुंचना होगा और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे स्क्रोल्स भी खरीदने पड़ेंगे जिनकी कीमत ही हजारों गोल्ड कॉइन्स होंगी और मेरे फादर के पास तो इतने पैसे भी नहीं जो इन चीजों पर खर्चा करे। तो मास्टर डिलॉन से कहते हैं कि मेरी नन्ही जान, इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो, भले ही तुम इतनी जल्दी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, मगर ये चूहा अभी छोटा है और काफी ज्यादा भूखा लग रहा। तो लिन उस माउस को पटाने के लिए उसके सामने एक मीट का टुकड़ा लाकर रख देता है, मगर शैडो माउस उस मीट को छोड़कर सीधे लिन के पीछे लग गया और लिन दोबारा से उसके सामने और स्पाइक क्रिएट करके उसे डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाता है। ये तो अब इन दोनों की हर रोज की कहानी बन गई थी। शैडो माउस दिन भर उसके पीछे लग के उसकी हालत खराब कर देता। यहाँ पर लिन की पावर्स दिन ब दिन और भी ज्यादा रिफाइन होती जा रही थी, मगर शैडो माउस की बात की जाए तो अभी भी इनके दरमियान कोई दोस्ती नहीं हुई और न ही इसकी कोई संभावना थी। बस एक दूसरे के पीछे भागना और एक दूसरे की वाट लगाना, यहाँ तक ही इन दोनों का रिश्ता था। कभी कभी तो ये दोनों भी एक दूसरे को जी भर के पीट देते और फिर एग्जॉस्ट होकर वहीं पर आराम करने लग जाते। इसी तरह से कई साल बीतते गए। लिन भी अब जवान हो चुका था और समय के साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा रिफाइन हो गई। मास्टर डिलॉन से बताते हैं कि अब तुम ऑफिशियली लेवल 1 के मेज बन चुके हो और लिन की इस प्रोग्रेस में शैडो माउस ने भी इसका काफी ज्यादा साथ दिया था, मगर शैडो माउस अभी भी उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। तो मास्टर डिलॉन से कहते कि शायद इसने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और इसी बात से लिन मायूस हो जाता है क्योंकि अगले ही दिन वो इस टाउन से जाने वाला था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बरूच फैमिली को हॉल दिखाया गया। लॉर्ड ऊशन उनके फैमिली की एक स्पेशल किताब लिन को देते हुए बता रहे थे कि इसमें हमारी फैमिली का पूरा इतिहास और क्लान के सारे सीक्रेट लिखे गए हैं। ये बुक अब तुम अपने पास रख सकते हो। तुम्हें जल्द ही हमारी बरूच फैमिली का पिलर बनना होगा। सब अगले ही दिन लिन अपना घर बार छोड़कर अकेडमी की तरफ रवाना हो गया। मास्टर डिलॉन से कह रहे थे कि बच्चे तुम रात भर ठीक से नहीं सो पाए तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मगर लिन काफी ज्यादा मायूस था। वो अपनी फैमिली और शैडो माउस से दूर जा रहा है और अब सीन शिफ्ट होकर हम शैडो माउस को देख पाते हैं जो कि जंगलों में अभी भी लिन के ही आने का इंतजार कर रहा था और तभी उसे वहाँ पर लिन की कैरेज नजर आती है। वो समझ गया था कि लिन अब टाउन छोड़कर जाने वाला है, इसलिए वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उस कैरेज की तरफ रवाना हो गया। अब उसे कैरेज की तरफ बढ़ता हुआ देख एल्डर हिलमन बीच में आ गए, मगर शैडो माउस ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर लगाई कि वो सीधे कैरेज का शीशा तोड़ते हुए बाहर जाकर पटक गए। इधर शैडो माउस ने लिन के हाथ को काट कर उसका ब्लड निकाल लिया और फिर वहाँ का पूरा नजारा ही बदल जाता है। लिन तो ये सब देख कर ही हैरान हो गया। तो मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि ये लिटिल वन खुद होकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। बच्चे एक ऐसी चीज है जो कि बड़े बड़े ग्रेट मैजिशियंस भी नहीं कर पाते और तुमने अपने रहमदिल स्वभाव से ये कर दिखाया। तभी एक फॉर्मेशन सेटअप होकर इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है। इन दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल हो गया था। लिन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, मगर शैडो माउस का कोई नाम नहीं था। तो लिन ने बड़ी ही प्यार से उसका नाम रखा बेबी। वहीं पर हिलमन काफी ज्यादा शॉक होकर उससे पूछते कि लिन क्या तुमने वाकई इस मैजिकल बीस्ट को टेम किया था, मगर ये काम तुम सोल स्क्रोल के बिना तो नहीं कर सकते। जिस पर लिन कहने लगा
अंकल आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बेबे ने तो सब कुछ खुद होकर ही सॉर्ट आउट कर लिया। और अभी लोग एक लंबा सफर तय करके अर्न्स्ट अकेडमी के सामने पहुंच गए, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी। यूलान कॉन्टिनेंट की सबसे ग्रेटेस्ट अकेडमी का हिस्सा बनने के लिए कई सारी मेजेस यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ की ट्रायल दिखाई गई। वेल एक मेज अप्रेंटिस अपनी पावर्स को चेक करने के लिए डायस पर पहुंच चुका था और तभी एक एल्डर ने उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी, जिसके प्रेशर के सामने वो बंदा एक सेकेंड भी टिक नहीं पाता और इसका अंजाम था कि वो इस एग्जाम में फेल हो गया। वैसे तो ये बंदा नोबल फैमिली का मेंबर है, मगर यहाँ पर किसी नोबल फैमिली की गुंडागर्दी नहीं चलती। इधर मास्टर डिलॉन लिन को बता रहे थे कि इस परीक्षा को पास करने के लिए माइंड पावर का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और माइंड पावर का पेशेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर एक लिमिट को पुश करो। अगर तुमने इस एग्जाम को पास नहीं किया तो फिर यहाँ पर तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। तो यूँ समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। और उतने में लिन को भी डायस पर बुलाया जाता है। पहले तो लिन के पास कौन से एलिमेंट है उन्हें चेक किया गया और उसके एलिमेंटल पावर्स को देखकर ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो बताने लगे कि इस बच्चे की अर्थ एंड विंड सुपीरियर ग्रेड और फायर इंटरमीडिएट ग्रेड पर पहुंच चुकी है। अब ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। एलिमेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही रेयर था। जिसके बाद लिन फॉर्मेशन डाइस पर चला जाता है, जहाँ पर एग्जामिनर ने लाइट मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया, जो कि बड़ी तेजी के साथ लिन पर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। लिन को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी उस फॉर्मेशन को रेजिस्ट करने लगा। अभी देखकर ही अलग अलग अकेडमीज के मास्टर लिन से इम्प्रेस होकर अपनी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए बताने लगे। उसे तो ट्यूशन फीस में वेवर और स्कॉलरशिप के भी वादे किए जाने लगे। सबकी नजरें लिन पर थी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि लिन एक उभरता हुआ सितारा है। मगर लिन तो अर्न्स्ट अकेडमी के मास्टर का दिल जीतना चाहता था। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर उसे याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली को हमेशा बुली किया जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बरूच फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं होगा। और वहीं पर लिन अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वो उनसे कहता है कि फादर मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा, और फिर वो इतने हेवी प्रेशर को अपनी पावर्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर ही सभी लोग हैरान थे। साथ ही वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था कि इस बच्चे की मैजिकल पावर बाकी के डिसाइपल्स से 18 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट उसकी माइंड पावर को सुपीरियर ग्रेड की कैटेगरी दी गई, और यही देख अर्न्स्ट अकेडमी के मास्टर लिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इसलिए वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए डायस पर पहुंच जाते हैं। वो लिन को बता रहे थे कि जो भी बंदा खुद की लिमिट्स को पुश करने की एबिलिटी रखे, बस वही मैजिक पाथ पर चल सकता है, और तुम में वो काबिलियत है। तो मैं अर्न्स्ट अकेडमी की तरफ से तुम्हें हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये सब देखकर ही सीनियर हिलमन काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर लिन ने भी उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि इस अकेडमी का स्टूडेंट बनना मेरा बचपन से ही सपना था, और आज आपने मेरे सपनों को पंख दे दिए। जिसके बाद हिलमन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड ऊशान के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, हमारे लिन को अर्न्स्ट अकेडमी ने खुद होकर एडमिशन दे दी। जो सुनकर ही ऊशान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो अपनी वाइफ के पोर्ट्रेट के सामने जाकर बताने लगे कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया, वो अब इस परिवार को दोबारा से राइज कर पाएगा, और मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद वो एक बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें एक रेड कलर का साइन था। वेल इस मिस्ट्री के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा, मगर लॉर्ड ऊशान ने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। अब अगले सीन में हमें अर्न्स्ट अकेडमी का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। यहाँ पर कॉन्टिनेंट का हर एक मेज मौजूद है, जिसके पास कोई न कोई खास एबिलिटी थी। लिन तो इस अकेडमी को देखकर ही खुश हो जाता है। वो कहने लगा कि इसकी ग्रेटनेस की जितनी भी तारीफ
से की जाए वो कम होगी। साथ ही मास्टर डिलॉन उसे बता रहे थे कि हजारों सालों पहले भी ये अकेडमी ऐसी ही नजर आती थी, इसमें आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इनफैक्ट इसे देखकर तो मेरी पुरानी कुछ यादें ताजा हो गई। वेल, यहाँ पर लिन को अपने फादर की याद आने लगी। उन्होंने लिन को लेटर के जरिए बताया था कि वहाँ पर एडमिशन मिलना तो बस शुरुआत है, तुम्हें अब और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखो, वो लोग ही आगे जा सकते जो दूसरों के मुकाबले डबल एफर्ट्स लगाते हैं। कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं चलते, इसलिए अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि हमारे एंसेस्टर तुम्हें गाइड करे और तुम ग्रेटनेस को हासिल करके हमारी बरूच फैमिली को दोबारा से रिस्टोर करो। इस लेटर को पढ़कर लिन ने भी अपने फादर से वादा किया कि वो बरूच फैमिली को जरूर से राइज करेगा। और अब वो आगे जाने वाला था कि तभी कुछ बंदे बेवजह उसे पुश करके आगे निकल गए। साथ ही वो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि हमारे यंग मास्टर यांग का रास्ता मत रोको। वहीं पर यांग भी उसे एक लुक देखकर इशारों में बता रहा था कि तेरी कोई औकात नहीं। इधर एक बंदा सिर्फ अकेडमी की तारीफें कर रहा था तो यांग के चमचों ने बेवजह उस पर भी एक लात जड़ दी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदा वहाँ पर खड़ा था। अब ये लोग उस पर एक और पंच हिट करने वाले थे कि तभी यांग ने उन्हें रोक लिया। वो कह रहा था कि अरे ये तो एक नया डिसाइपल है, प्लीज इसे बुली मत करो। इतना ही नहीं, उस बंदे के सामने मदद का हाथ ऑफर करता है, और फिर जैसे उस बंदे ने यांग पर ट्रस्ट करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, यांग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। अभी देखकर ही लिन बीच में आ गया। वो यांग से पूछ रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी हद पार कर दी है? जिस पर यांग कह रहा था कि तू गाँव से आया हुआ जाहिल मेरे सामने हीरोपंती दिखाएगा क्या? अब यहाँ पर कई सारे डिसाइपल जमा हो गए थे तो यांग का चमचा उसे धीरे से बताने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इस मैटर को यहीं पर खत्म करना चाहिए। अगर टीचर्स को पता चला तो बेवजह मसले हो जाएंगे। तो यांग भी उनकी बात मानते हुए लिन से कहने लगा कि तू यूँ समझ ले कि आज तेरा लकी डे है, लेकिन अगली बार ये मामला जरूर से सेटल किया जाएगा। जिसके बाद लिन अपने कमरे के सामने पहुँच गया, जहाँ का काफी सारा फर्नीचर खाली किया जा रहा था, और तभी येल डाउसन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लिन को अपना नाम बताकर इंट्रोड्यूस करने लगा। लिन उससे पूछता है कि मेरे भाई आप ये सारा फर्नीचर खाली क्यों करवा रहे हो? जिस पर डाउसन कहता है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे, इसलिए हमारे रूम में हर एक चीज नई लगा दी है। तुम यूँ समझो कि हम दोनों अब भाई हैं और अगले कुछ डिकेड्स हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बस मुझे बता देना। डिकेड से जिक्र सुनते साथ ही लिन शॉक हो गया। एक डिकेड ही 10 साल हो गए और यहाँ पर तो ऐसे काफी सारे डिकेड्स की बात हो रही थी। डाउसन उसे बताने लगा कि तुम इस अकेडमी से ग्रेजुएट तभी हो सकते हो जब छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लो। अभी सुनकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर यहाँ पर मुझे 40 या 50 साल लग गए तो मेरे फादर को तब तक मुझ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इतना सारा खर्चा उठाना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मास्टर डिलॉन से पूछने लगा कि क्या मुझे वाकई इतने साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा? जिस पर डिलॉन कहते बच्चे ये डिकेड्स तो ऑर्डिनरी लोगों को लगते हैं, तुम ऑर्डिनरी थोड़ी हो, तुम तो सबसे ज्यादा स्पेशल हो। बस 10 साल कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हें ग्रेजुएट करवा के यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और तभी लिन ने देखा कि डॉसन ने तो कसरत करने के लिए भी सामान ला के रखा है। वो लिन से कह रहा था कि हम मैजिशियन है तो क्या हुआ, हमारे पास सॉलिड फिजिक होनी चाहिए, उसके बिना तो तुम लड़कियों को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को बताने लगा कि घर जाते साथ ही मेरे बुड्ढे को मेरे मैजिक क्रिस्टल कार्ड में 10,000 गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर करने के लिए बता देना, तभी जाकर तो मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। और हाँ, उन्हें
उन्हें ये भी बताना कि उन्हें हर महीने पॉकेट मनी भेजनी पड़ेगी। यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करता था। और उतने में वहाँ पर जॉर्ज वॉल्श नाम का बंदा पहुंच जाता है। वेल ये भी इनका रूममेट था और ये बंदा वाटर एलिमेंट का एक्सपर्ट है। उसने वहाँ आते साथ ही अपने रूममेट्स के लिए गिफ्ट पेश किए। उसने डॉसन को हाइप्रिस्ट की लाइट से ब्लेस किया और ब्रूच गिफ्ट किया था, जिसे देखकर ही डॉसन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही जॉर्ज लिन को बताने लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली की ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ। सच बताओ तो तुम्हारे एंसेस्टर मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो अब लिन भी जॉर्ज ने दिया हुआ गिफ्ट चेक करता है। वेल उसने देखा कि जॉर्ज ने उसे मैजिक सेंसिंग क्रिस्टल दिया है। वो लिन को बताने लगा कि इसकी मदद से तुम अपनी मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी भी चेक कर सकते हो। जो देखकर लिन तुरंत ही उसे थैंक्स बोलने लगा। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी ट्रेजर की जरूरत थी जिसमें मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूं। अरे अब लिन अपने मैजिकल फोर्स को उस क्रिस्टल के साथ चैनल करता है, जिससे उसके रूममेट्स भी हैरान हो गए थे। उनसे कहते कि तुम्हारे पास तो विंड एंड अर्थ का ड्यूअल एलिमेंट है। दरअसल इन्होंने अभी तक लिन के फायर एलिमेंट को नोटिस ही नहीं करा था। साथ ही मास्टर डिलॉन भी ड्रैगन रिंग से बाहर आकर लिन को बताते हैं कि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कगार पर हो। तभी इनका एक और रूममेट वहाँ पर पहुँच जाता है। वेल इसका नाम था रेनॉल्ड डंस्टन और उसके साथ जो एल्डर आए थे उन्हें देखते साथ ही मास्टर डिलॉन रिंग में वापस चले गए, क्योंकि उन्हें शक था कि ये बंदा उनकी प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा। इधर बेचारा रेनॉल्ड तो तूफान का दूसरा नाम था। ये जहाँ भी पाँव रखेगा वहाँ पर तोड़फोड़ कंफर्म है। डॉसन उससे कहने लगा कि भाई तुम तो फायर एलिमेंट मेज हो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन से बिलोंग करता। मेरे ख्याल से तुम ओब्रायन एम्पायर से हो। जिस पर रेनॉल्ड कहने लगा हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ की वॉरियर क्लैन का मेंबर हूँ। और अब रेनॉल्ड के ग्रैंडपा भी इन सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर लिन ने देखा कि बेबी उसके कंधे से अचानक से गायब हो गया। दरअसल वो इनके लिए जो दावत अरेंज की हुई थी उसे चट करने में बिजी था। और अब जैसे रेनॉल्ड की उस पर नजर पड़ती है वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो डिवाइन बीस्ट शैडो माउस है। इसलिए वो तुरंत ही अपने फायर एलिमेंट से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर बेबी ने उसे काफी अच्छे से चकमा दिया और फाइनली लिन अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करके इस चीज को फिनिश कर देता है। बाद में रेनॉल्ड को पता चला कि शैडो माउस तो लिन का दोस्त है, इसलिए वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा। खैर लिन को जितने भी बंदे मिले वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थे और लिन भी इसके लिए खुश है, वरना अकेडमी में गुजारा करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब अगले दिन से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। वेल यहाँ पर कुछ मैजिकल फेदर्स की मदद से इन्हें विंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी मास्टर डिलानो से बताने लगे कि देखो वो लड़की काफी अच्छे से विंड एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रही। जब तुम भी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो उसके जैसे ही फ्लुएंट बन जाओगे। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग विंड पावर पहुँच जाती है। उसने तो आते साथ ही उस बंदे को क्लासरूम से बाहर फेंक दिया जो कि प्रैक्टिस करने की बजाय क्लास में सो रहा था। दरअसल इनके टीचर यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसका नाम था ट्रियन और ये खुद इस अकेडमी का स्टूडेंट भी है। ट्रियन इन सबको बताने लगा कि मैं तुम्हें विंड एलिमेंट मैजिक कोर्स सिखाने वाला हूँ। विंड एलिमेंट सिर्फ दो ही चीजों के लिए फेमस है, एक तो है इसकी स्पीड और दूसरी तबाह कर देने वाली अटैकिंग पावर। तो आज हम अपने पहले चैप्टर विंड ब्लेड पर फोकस करेंगे। और अभी सभी लोग ट्रायन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर विंड ब्लेड को क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। और थोड़ी देर में ट्रायन ने अपनी एनर्जी का यूज करके वहाँ मौजूद हर एक फेदर को स्प्लिट कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ी उस बंदी पर जिसकी मास्टर डिलॉन ने तारीफें की थी। तो तुरंत उस बंदी को सामने बुला लेता है। वेल इसका नाम है लियान और उसने आते साथ ही अपने विंड एनर्जी को काफी तेजी के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही वो काफी ज्यादा
कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। तो ट्रायन ने तुरंत ही उसे रोकने का हुक्म दिया और उससे कहने लगा कि शायद तुम दीशी की सिस्टर हो। मैं क्लास में पढ़ा रहा था और तुम अपनी एनर्जी पर फोकस कर रही थी। इससे ये बात साबित होती है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और नैरो माइंडेड हो। तुम्हारे जैसे लोग मैजिक की असली डेप्थ को कभी समझ नहीं पाते। और फिर ट्रायन वहाँ मौजूद फेदर्स का यूज करके उस पर अटैक करने की फिराक में था, मगर वो बस उसे डराना चाहता है। साथ ही वो उसे जानबूझकर उसके भाई के नाम से पुकार रहा था, यानी कि इस बंदी की खुद की कोई औकात नहीं। जिसके बाद ट्रायन सबको बताता है कि हमारे अकेडमी में हर सेमेस्टर के बाद मैजिकल टूर्नामेंट की जाती। तो अगर तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। यह क्लासरूम में शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। और अब अगले सीन में हम लिन को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए एकांत में आ चुका था, मगर तभी वो मास्टर डिलॉन को समन करके उन्हें बता देता है कि मैं इस अकेडमी में अपने 10 साल जाया नहीं करना चाहता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अर्थ एलिमेंट क्लास को पूरी तरह से स्किप करके बस विंड एलिमेंट क्लास पर फोकस करूंगा। तो एल्डर भी इसके लिए राजी हो गए। जिसके बाद वो लिन से कहने लगे कि देखो मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही, तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उतने में लिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारे विंड स्लैशेस से अटैक हो रहे। दरअसल लियान अपना सारा गुस्सा चट्टानों पर उतार रही थी। वो कहती है कि लोग हमेशा मुझे मेरे भाई के नाम से जानते आ रहे, मेरी अपनी तो कोई पहचान नहीं। और तभी उसकी नजर पड़ी लिन पर। वो लिन से गुस्से में पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम भी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते। तो लिन उसे बताता है कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कोई तुम्हें ऐसे ही नहीं देगा, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। अब लिन ने अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। वो एक पल भी फालतू की चीजों में गंवाना नहीं चाहता। वो रात भर प्रैक्टिस करता और दिन में अकेडमी के लेक्चर्स को अटेंड करता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कभी कभार वो अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लेता। लगातार मेहनत करने की वजह से लिन की पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। वो अर्थ एंड फायर एलिमेंट को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसकी पावरफुल एनर्जी से बड़ी सी क्लिफ पर भी क्रैक्स पड़ गए। मास्टर डिलॉन तो उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो लिन से कहते हैं कि तुम तो लेवल 2 पर पहुंच चुके हो, मगर लिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि मैंने पूरा 1 साल बिना रुके लगातार मेहनत करी और ये सब करके भी मैं बस लेवल 2 पर ही पहुंच पाया। अभी भी मंजिल मुझसे काफी ज्यादा दूर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस प्रोग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता। मेरे टीचर ट्रायन भी लिन की इस प्रोग्रेस पर काफी दिनों से नजर रखे हुए था और फाइनली वो समझ गया कि लिन एक ट्रू जीनियस है। इसलिए अगले दिन वो लिन से कहने लगा कि तुम अकेडमी की कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। तो लिन कहता है कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो ट्रायन उससे कह रहा था कि बच्चे मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लेना बल्कि फर्स्ट प्लेस भी हासिल करना है। तुम्हें पता ही होगा कि इस कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद तुम्हें लग्जरियस रूम मिलेगा। तभी लिन उनसे पूछने लगा कि क्या यहाँ पर कोई कैश प्राइज है, जिस पर ट्रायन ने मना कर दिया। तो लिन कहता है ठीक है, फिर मैं भी कॉन्टेस्ट में सहभागी नहीं होना चाहता। उतना टाइम तो मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा। और अब वो दिन आ चुका था जहाँ पर अर्न्स अकेडमी में एनुअल कॉन्टेस्ट होगा और इनका ही रूममेट इस कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर रहा था। उसने पहले मुकाबले के लिए यांग और लाइटो को डायस पर बुला लिया। यांग तो वहाँ आते साथ ही अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाकर उसे जलील कर रहा था। जो देख डॉसन कहता है कि शायद यांग सेकंड लेवल पर पहुंच चुका होगा, इसलिए तो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा। वहीं पर रेनॉल्ड कहता है कि सेकंड लेवल को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आमतौर पर सेकंड लेवल ऑफ मैच पर जाने के लिए 2 सालों का वक्त लग जाता। उतने में डॉसन लिन से पूछता है कि मेरे भाई सच बताना, क्या तुम सेकंड लेवल पर पहुंच गए हो? तो लिन ने भी इसका हाँ में जवाब दिया। अभी सुनते साथ ही दोनों बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी भाई तुमने तो 1 साल में ही
सेकंड लेवल को अचीव किया है। अब जल्दी से डायस पर जाके उस यांग को मजा चखाओ, तुम्हें तो ये करना ही होगा। मगर लिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था सीनियर में इस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ा। उसके दोस्त पूछ रहे थे कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लिन कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि जल्दी लेवल 3 ऑफ मेज पर पहुँच सकूं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।